कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज से शुरू होने जा रहा है आपका प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज शुरू हो जा रहा है और ये प्रतियोगिता दर्पण में आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2023 के प्रतियोगिता दर्पण के सभी राष्ट्रीय घटनाओं को। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे। फिर इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को फिर अगले वीडियो में हम लोग तोड़ तोड़ कर देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये तभी समझ में आएगा क्योंकि ये हैंड रिटेन नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं इसको तैयार करने में कितना मेहनत लगाना पड़ा होगा, कितना एफर्ट लगाना पड़ा होगा कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी पॉइंट है उसको अलग करके छांट करके आप लोग को दिया जाए। तो सबसे पहला जो ये होने वाला है उसमें आप लोग देखेंगे कि इस प्रतियोगिता दर्पण के करंट सीरीज को आप डेफिनेट रूप से फॉलो करें। ये सभी पीसीएस एग्जाम के अतिरिक्त अन्य सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर किसी न किसी एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और सारे आप लोग को करंट अफेयर्स का इस सीरीज को कंटिन्यू रखने का पूरा प्रयास करूंगा और आप लोग को अच्छे मटेरियल देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला है कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं। ठीक है, समलैंगिक विवाहों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुना दिया है कि अब कानूनी मान्यता इसको नहीं दिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को यह फैसला सुनाया। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो मेरा जीएस आज तक का टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे इस नोट्स को भी मैं शेयर कर सकता हूं। आप लोग कमेंट करेंगे तो ठीक है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। क्या है ये? सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण फैसला है। 17 अक्टूबर 2023 को यह फैसला सुनाया गया। 5 जजों का पीठ था। ठीक है, 5 जजों के पीठ में 3:2 के रेशियो में यह फैसला आया और इस फैसले में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः इनकार कर दिया है 2:3 के रेशियो में। मतलब 3 जज जो है ये सहमत थे कि मान्यता नहीं दिया जा सकता है, 2 जज इसमें सहमत थे कि मान्यता दिया जा सकता है। अब फैसले का जो पहलू था वो क्या क्या था उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, समलैंगिक विवाहों को मान्यता देना, इसमें वर्डिक्ट्स में क्या आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में क्या आया है इसको थोड़ा देखना जरूरी है। तो सबसे पहला कहा सुप्रीम कोर्ट कि भाई मान्यता देना या ना देना संसद की बात है। ठीक है, संसद की काम है। ये संसद चाहे तो कानून बना करके समलैंगिक विवाहों को मान्यता दे सकता है, अदरवाइज नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। अब दूसरी वर्डिक्ट है कि भाई देखिए, विधायिका को हम निर्देश भी नहीं दे सकते। अगर निर्देश देंगे तो विधायिका के अधिकार क्षेत्र से ये अधिकार क्षेत्र में मतलब उल्लंघन करना हो जाएगा। अर्थात विधायिका को निर्देश देना अदालतों के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है। ठीक है, एक साथ 21 याचिका था समलैंगिक विवाह से संबंधित। इन सभी याचिकाओं को एक साथ फैसला सुनाया गया, एक साथ इसका निष्पादन किया गया। तो 2 महत्वपूर्ण इसके वर्डिक्ट्स हैं जो आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कहा कि संसद ही कर सकती है और एक दूसरी बात यह भी कह दिया कि विधायिका को हम निर्देश भी नहीं दे सकते हैं। चलिए, दूसरा है वायुसेना को मिला नया ध्वज। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पहले जो वायुसेना का ध्वज था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था पहले। ये वायुसेना हमारा, वायुसेना के जो अभी सेनाध्यक्ष हैं आपको मालूम होना चाहिए कौन है। ये एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी हैं। कौन है ये? याद रखिए, बी.आर. चौधरी है। वायुसेना के 91वीं वर्षगांठ पर यह नया ध्वज दिया गया है 72 वर्ष के बाद। ठीक है, 8 अक्टूबर को यह ध्वज वायुसेना को सौंपा गया है। और किसको सौंपा गया है? तो वायुसेना के मध्य कमान जिसका मुख्यालय प्रयागराज बमरौली में है, उन्हीं वहीं पे ये सौंपा गया है। किसकी उपस्थिति में? तो ये जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में। ये जनरल अनिल चौहान कौन है? हमारे सीडीएस हैं। ठीक है, सीडीएस हैं। और किसको सौंपा गया है? ये बी.आर. चौधरी को। कौन है ये? एयर चीफ मार्शल है, वायुसेना अध्यक्ष है। अब ध्वज में क्या है? ध्वज का मैं फिगर लगा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। नीले रंग के ध्वज में ऊपर दाएं के कोने में वायुसेना का लोगो है। ठीक है, और शीर्ष पर अशोक स्तंभ है। ठीक है, हिमालय ईगल है और उसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है यह भी पूछा जा सकता है। यह नभः स्पर्श दीप्तम, याद रखेंगे। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह भगवत गीता से लिया गया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 24 से लिया गया है। यह भी याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है आपसे। ब्रिटिश सेना के दौरान भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। चलिए, नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के 2 आतंकी संगठन को 5-5 वर्ष का प्रतिबंध जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 5-5 वर्ष का। ये कौन कौन है? तो ये है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा मतलब NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स मतलब ATTF। ये इन 2 को पहले से प्रतिबंधित किया गया था
और प्रतिबंधित किया गया था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण, ठीक है। लेकिन अब इनको 5-5 वर्ष के जो प्रतिबंध की सीमा है और बढ़ा दी गई है, ठीक है। कारण आपको मालूम हो गया, गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण। गैर कानूनी, ये किसके अंतर्गत प्रतिबंध दिया जाता है? तो ये प्रतिबंध लगाया जाता है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत, ठीक है। अब तक 24 संगठनों पर जो भारत के अंतर्गत हैं, 24 संगठनों पर ये 14 संगठनों पर ये क्या है, लगा हुआ है प्रतिबंध। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से आपके बिहार से जुड़े हुए जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, बिहार की जनगणना। अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो बिहार की जनगणना पर मैं एक विस्तृत, ठीक है, विस्तृत वीडियो बनाकर दूंगा एमसीक्यूज के फॉर्म में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब, ये कमेंट की संख्या कम से कम लगभग हमें 50 लोग कमेंट कर देंगे तो मैं ये एमसीक्यूज बनाकर दे दूंगा। तो ये बिहार एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जो जातीय जनगणना कराया है, ठीक है। हालांकि देश में जातीय जनगणना 1931 में भी हुआ था, कहाँ? देश में, भारत में। लेकिन इसकी आंकड़े जो है, आंकड़े आज तक जारी नहीं किए जा सकते, ठीक है, जारी नहीं किए जा सकते, इसीलिए ये मान्य नहीं है। लेकिन बिहार ने ऐसा कर दिखाया है, जातिगत जनगणना की आंकड़े जो है वो जारी किया है। और ये जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया, ठीक है। बिहार पहला राज्य बन गया है, ठीक है, ऐसा करने वाला। और ये जनवरी से लेकर के मई 2023 के बीच ये सर्वे कराया गया था, याद रखिएगा, जनवरी 2023 से लेकर के मई 2023 के बीच ये सर्वे कराया गया था। हालांकि बीच में भी अवरोध पैदा किया गया, लेकिन कोर्ट ने इस अवरोध पर ब्रेक लगाते हुए जातीय गणना कराने का निर्देश दिया था। 1931 में सर्वे हुआ था, आंकड़े जारी नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो अब बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 हो गया है। इसमें बिहार में रहने वाले लोग हैं 12,53,53,288 और बिहार से बाहर मतलब प्रवासी बिहारी जो हैं वो कितने हैं? वो हैं 53,72,22, ठीक है, ये प्रवासी बिहारी हैं। अगर पुरुषों की बात कर ले तो 6,41,31,990 पुरुष हैं, महिला 6,11,38,460 है। और अन्य के अंतर्गत ट्रांसजेंडर वगैरह और अन्य जो कैटेगराइज नहीं किया जा सका है वो है 82,836। लिंगानुपात में वृद्धि हो गई है बिहार में, और ये लिंगानुपात हो गया है 953 प्रत्येक 1,000 पुरुष पर, ठीक है, प्रत्येक 1,000 पुरुष पर लिंगानुपात कितना हो गया है? 953। चलिए, तो चूंकि आप लोग को मालूम है कि ये जातिगत जनगणना है, तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तो गणना होगी ही। तो चलिए, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लोग कितने हैं बिहार में? 27.12%। मतलब पिछड़ा वर्ग के लोग कितने हैं? 27.12। अति पिछड़ा वर्ग के लोग मतलब ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कितना है? 36.01%। शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब 1.68% और सामान्य वर्ग मतलब जनरल वर्ग 15.52% है। ये आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये आंकड़े आप डेफिनेट रूप से याद रखेंगे। धर्म की आधार पर अगर बात कर ले आंकड़े की, तो धर्म के आधार पर हिंदू कितने हैं? लगभग 82% मतलब 81.99। मुस्लिम कितने हैं? 17.70। ईसाई कितने हैं? 0.05%। सिख कितने हैं? 0.011%। बौद्ध कितने हैं? 0.085% और जैन कितने हैं? 0.096%, ठीक है। ये धार्मिक आंकड़े हो गए। कुल जातियों और उपजातियों की संख्या बिहार में कितनी है? 215, ठीक है। बिहार में जातियों और उपजातियों की संख्या 215 है, जिसमें मात्र 25 जातियां ही ऐसी है जिनकी आबादी 1% से अधिक है। याद रखिएगा, 25 जातियां ही ऐसी हैं जिसकी आबादी 1% से अधिक है। बाकी 190 ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसी जातियां हैं या उपजातियां हैं जो 1% को पार नहीं करती, ठीक है। अब जाति के आधार पर गणना कीजिए। जाति के आधार पर गणना में देखिएगा सबसे अधिक बिहार में यादव जाति के लोग हैं, ये 14.27। उसके बाद रविदास जाति के लोग हैं 5.25। उसके बाद कुशवाहा हैं 4.21। उसके बाद ब्राह्मण हैं 3.66। उसके बाद मोमीन हैं 3.55। उसके बाद राजपूत हैं 3.45। उसके बाद मुसहर हैं 3.09। उसके बाद कुर्मी है 2.88। उसके बाद भूमियार है 2.86। उसके बाद मल्लाह है 2.61। उसके बाद बनिया है 2.32। इसके बाद कानून 2.21 और इसके बाद भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसका मतलब प्रतिशत इससे कम है, ठीक है। तो जातिगत आंकड़े आपने देख लिया बिहार से संबंधित।
अब नेक्स्ट है, राजस्थान के 3 नए जिले बने हैं, ठीक है। मतलब राजस्थान में 50 जिले पहले से थे, 3 नए जिले और बन गए, मतलब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई राजस्थान में? 53 हो गई। और ये जिले कौन कौन है? सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन, याद रखेंगे, ठीक है। और ये 6 माह के अंतर्गत 19 जिले बन चुके हैं, ठीक है। ये कांग्रेस शासित राज्य था अक्टूबर में, अब चुनाव हो गया है, अब यहाँ बीजेपी आ गई है सत्ता में, ठीक है। चलिए, भारतीय सेना के लिए प्रोजेक्ट उद्भव काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ये उद्भव से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उद्भव क्या है, एकदम ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जितने भी प्राचीन कालीन पुस्तकें हैं, ठीक है, राजाओं से संबंधित, और जितने भी हमारे राजा हैं या फिर जितने भी पुस्तक हैं, उसका अब अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके शासन कौशल के, उसके संस्कृति का, उसके युद्ध कला का अध्ययन करेंगे, और उससे क्या होगा कि अपने सेना को संगठित करेंगे। किस तरह से उन्होंने अपनी सेना को संगठित करके और आगे की प्रक्रियाओं को जारी रखा है, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। भारतीय पुरानी संस्कृतियों की विरासतों में अंतर्निहित सैन्य प्रणाली, याद रखिए, पुरानी संस्कृतियों और विरासतों में अंतर्निहित सैन्य प्रणाली, शासन कौशल, ठीक है, शासन कौशल, युद्ध कला संबंधित ज्ञान का विदोहन करेगा, किससे? इस प्रोजेक्ट उद्भव के अंतर्गत, ठीक है। जैसे चाणक्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, तमिल लेखक तिरुवक्कुलर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, इसके अलावा चोल सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि के सैन्य अभियानों का अध्ययन करके सेना को सक्षम बनाया जाएगा, सभी परिस्थितियों से लड़ने में, आधुनिक बनाने में, चुनौतियों का सामना करने में, जिसका अध्ययन करके, इन पुस्तकों का अध्ययन करके सक्षम बनाया जाएगा। इसी को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट उद्भव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के अवसर पर, ठीक है, सैन्य विरासत महोत्सव के अवसर पर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की साझेदारी से यह प्रोजेक्ट उद्भव चलाया जाएगा, ठीक है। भारतीय सेना और यूएसआई मतलब यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलेगा। अब देखिए, यूएसआई कौन है? यूएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती है, ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा युद्धपोत इम्फाल नौसेना में शामिल हो गया। देखिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में ये निर्मित है इम्फाल, और ये प्रोजेक्ट 15B के तहत इसका तीसरा युद्धपोत है, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B के तहत तीसरा युद्धपोत है, पहला है विशाखापत्तनम, दूसरा है मार्मोगोवा, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया? ये तीसरा हो गया इम्फाल, ठीक है। और चौथा भी बनकर तैयार है लगभग, इसका नाम है सूरत, ठीक है, सूरत। और ये लगभग 72% इसमें उपकरण जो है वो स्वदेशी है, ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से ये लैस है, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉयर श्रेणी का युद्धपोत है, याद रखिए, ये डिस्ट्रॉयर श्रेणी का युद्धपोत है, ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से लैस है, और इम्फाल तीसरा है, चौथा कौन है? सूरत है, ठीक है। अंतिम युद्धपोत सूरत होगा, 4 युद्धपोत बनाना था, जिसका जलावतरण 17 मई 22 को हो चुका है, और ये अभी कुछ इसमें प्रक्रियाएं चल रही है, निर्माणाधीन। नेक्स्ट है गगनयान, इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। गगनयान का टेस्ट व्हीकल ऑर्बिटल मिशन, मतलब टेस्ट व्हीकल ऑर्बिटल मिशन इसका शुरू हो गया, ठीक है। पहला मिशन था D1, ये शुरू हो गया है और ये सफल भी रहा है। गगनयान मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। गगनयान क्या है? गगनयान है मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत की, और सभी आवश्यक उपकरणों के साथ पहली परीक्षण उड़ान जो है वो TB-D1 सफल रहा है, जो 21 अक्टूबर 2023 को हुआ है। एक क्रू एस्केपर सिस्टम के साथ इसका क्रू मॉडल का प्रक्षेपण किया गया अंतरिक्ष में, और इसको अंतरिक्ष में भेजकर सुरक्षित वापस लाने का सफल परीक्षण कर लिया गया है कि क्रू मॉडल को कैसे हम वापस अंतरिक्ष से कहाँ लाएंगे? धरती पर लाएंगे। ये पहला एस्केपर का कर लिया गया है। गगनयान मानव रहित उड़ान जो है वो 24 में जाएगा, याद रखिएगा। गगनयान का पहला मानव रहित उड़ान मतलब बिना मानव का उड़ान 24 में जाएगा, और 25 में मानव सहित उड़ान होना है, 25 में मानव के साथ उड़ान किया जाना है, ठीक है। तो ये गगनयान महत्वाकांक्षी योजना है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है, ठीक है, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के कक्षा में इसको भेजा जाना है, और उसको फिर वापस लाना भी है। तो TD1 ये सफल हो गया है। अब TD2, TD3, TD4 की उड़ानें की जाएंगी। उसके बाद ये गगनयान का 2024 का उड़ान होगा मानव रहित, 2025 का मानव सहित, ठीक है। सफल उड़ान की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई ये तो ठीक ही है, ये तो होना ही चाहिए, हमारे मानव जाना ही चाहिए, लेकिन एक और टारगेट उन्होंने दे दिया कि आप 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाइए, ठीक है। भारत का
अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए और 2040 में, याद रखिए, कहते हैं कि 2040 में आप चंद्रमा पर आदमी को भेजिए। चंद्रमा पर किसको भेजिए? मानव को भेजिए। ठीक है, तो 2 लक्ष्य और तय कर लिया गया है। 35 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाइए और 40 में चंद्रमा पर मानव को भेजिए। तो ये सभी राष्ट्रीय घटनाओं का मतलब एक संकलन था प्रतियोगिता दर्पण के द्वारा, जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेट रूप से आप एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए तो इसको आप लोग अपना भरपूर प्यार दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।